हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। डिफ्यूजनिज्म के टॉपिक को हम शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म और उसके बाद जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म देख लिया था। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में हमने उसका एक क्रिटिसिज्म पढ़ा था कि वो डिफ्यूजनिज्म को के कोज को नहीं बता पाया था। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म डिफ्यूजन के कोज को बताता है और ये कहता है कि डिफ्यूजन के दो मेजर कोज हो सकते हैं। वन इज माइग्रेशन। जब एक पर्सन एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करता है तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी कैरी करता है। इस वजह से माइग्रेशन की वजह से कल्चर का डिफ्यूजन हो सकता है। सेकेंड वन इज अडेप्टेशन। अब एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव करा और दूसरे एरिया के कल्चर को उसने अडेप्ट कर लिया, फिर वो फर्दर मूवमेंट करेगा तो उस एरिया के कल्चर को भी वो डिफ्यूज कर पाएगा। तो डिफ्यूजन, माइग्रेशन और अडेप्टेशन इस स्कूल के अकॉर्डिंग दो रीजंस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इस स्कूल ने कल्चरल एरिया का अप्रोच भी दिया था। अब कल्चरल एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ जियोग्राफिकल जोन जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और वो सिमिलर कल्चर को फॉलो करते हैं, उसमें कल्चर सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। जियोग्राफिकल जोन जिसमें कल्चरल सिमिलैरिटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं कल्चरल एरिया। कल्चरल एरिया का जो कंसेप्ट है, ये वर्ड जो है सबसे पहले दिया था ओटी मैसन ने, जबकि इसको अच्छे से वाइडली यूज करा था वाइजलर ने। वाइजलर ने अमेरिका की स्टडी करी थी। अमेरिका में इन्होंने जो कल्चरल ट्रेट अपनी स्टडी के लिए यूज करा था दैट वाज फूड हैबिट्स। वहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स के बेसिस पे वाइजलर ने अमेरिका को 8 मेजर कल्चरल एरियाज में डिवाइड करा था। जैसे कि इन्होंने जो 8 डिफरेंट दिए थे उनको तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट में इन्होंने बताया था कि नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट के जो लोग थे वो सैलमन फिश खाते थे। इसके अलावा विलसीड खाई जाती थी कैलिफोर्निया के लोगों के द्वारा। और ऐसे ही 8 अलग अलग इन्होंने कल्चरल एरिया डिफाइन करे थे। इसके अलावा इस स्कूल ऑफ थॉट ने एक कंसेप्ट दिया था कल्चरल सेंटर का। कल्चरल सेंटर जो है वो कल्चरल एरिया का ही जो मिड पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे ये जो कल्चर हर जगह डिफ्यूज हुआ है उसके जो सारे ट्रेड्स हैं वो कल्चरल सेंटर में पाए जा सकते हैं। ये हो गया कल्चरल एरिया। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने एक कंसेप्ट करा था डिस्टेंस डिके का। जैसे जैसे जो सोर्स है, ओरिजिन का पॉइंट है किसी भी कल्चरल ट्रेड का, उससे हम दूर जाते जाएंगे तो उसका जो इम्प्योरिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और प्योरिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो यहाँ पे कल्चरल सेंटर में जो है वो मैक्सिमम जो कल्चरल ट्रेड्स हैं किसी एरिया के वो पाए जाएंगे। तो ये है कल्चरल सेंटर। अब नेक्स्ट जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था वो है एज एरिया का कंसेप्ट। एज एरिया कहता है कि जितना ज़्यादा पुराना कोई कल्चरल ट्रेट होगा वो उतना ज़्यादा फैला होगा, या इसको उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन किसी ट्रेट का पाया गया होगा, जितने ज़्यादा दूर एरिया तक, जितने ज़्यादा एरिया में किसी एक कल्चरल ट्रेट को पाया जाएगा उतना ही ज़्यादा वो पुराना होगा कल्चरल ट्रेट, और जितना वो कम एरिया में फैला होगा उतना वो नया होगा। ये एज एरिया का कंसेप्ट कहता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि कल्चरल ट्रेट का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में होता है। लेकिन जैसे कि हमने इजिप्शियन इजिप्शियन पैन इजिप्शियन थ्योरी बोली थी, वो थ्योरी कहती थी कि इजिप्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से किसी कल्चर का ओरिजिन होगा और वो सारी एरियाज में डिफ्यूज हो जाएगा। ये कहते हैं कि नो डाउट किसी पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट से जो कल्चर है वो डिफ्यूज आउट जरूर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वर्ल्ड में वो चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एरिया का जहाँ पे वो डिफ्यूज होगा उसका पर्टिकुलर खुद का कोई कल्चर नहीं होगा, उसका खुद का भी एक कल्चरल एरिया होगा और ये वर्ल्ड ओवर चलता रहता है ये साइकिल। तो डिफ्यूजन हमेशा होता रहता है। अब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट के एक थिंकर के बारे में दैट इज एल्बर्ट क्रॉबर। एल्बर्ट क्रॉबर जो है वो मैक्रो चेंजेस में इंटरेस्टेड थे, इसलिए इन्होंने कल्चर एरिया के कंसेप्ट को यूज नहीं करा। ये बात करते हैं राइज एंड फॉल ऑफ अ सिविलाइजेशन के बारे में। इनके अकॉर्डिंग कोई भी सिविलाइजेशन है वो खुद से ना बनकर दूसरे जो एरिया का कल्चर होता है उसके डिफ्यूजन, उनके कल्चरल ट्रेट्स के डिफ्यूजन से या उनके कल्चर को बोरो करके कोई भी सिविलाइजेशन है वो बनता है। तो ये कंसेप्ट देते हैं कल्चरल क्लाइमेक्स का। मतलब कोई भी एक कल्चर है वो दूसरे एरियाज के कल्चर से खुद को बोरो करके एक स्टेज पर पहुंचता है दैट इज कल्चरल क्लाइमेक्स। ये कल्चरल क्लाइमेक्स ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो कल्चर के जो ट्रेट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं।
अब इस स्टेज पे आने के बाद जब यहाँ पे कल्चरल ट्रेड्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इस स्टेज पे आने के बाद कोई भी सिविलाइज्ड कल्चर है वो बाहर से बाद में कल्चर्स को बोरो करना बंद कर देता है। वो एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है, एक स्टेशनरी सिस्टम बन जाता है जिसमें बाहर से और कल्चरल ट्रेड्स नहीं आते। इस वजह से वो धीरे धीरे जो सिविलाइज सिस्टम है इस स्टेज के आने के बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो ये तो है कंसेप्ट कल्चरल क्लाइमैक्स का। इसके अलावा ये बात करते हैं कल्चरल कन्फिग्रेशन की। कल्चरल कन्फिग्रेशन का मतलब होता है किसी एक एरिया में कल्चर किस तरह से अरेंज है, उसमें क्या क्या कल्चरल एलिमेंट्स अरेंज्ड है, जैसे कि उस एरिया पर कैसी फूड हैबिट्स हैं, क्या उस एरिया में कल्चर जो कस्टम्स प्रैक्टिसेस जो फॉलो करे जाते हैं, तो किस तरह की वो कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल कन्फिग्रेशन। इनके अकॉर्डिंग किसी कल्चरल कन्फिग्रेशन को स्टडी करके हम उस एरिया के कल्चर को होलिस्टिक वे में स्टडी कर सकते हैं। इससे हम एक थ्योरी दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के मेजर क्रिटिसिज्म को। ये स्कूल ऑफ थॉट सबसे पहले तो क्रिटिसाइज करा जाता है इसके कल्चरल एरिया के कंसेप्ट की वजह से। कल्चरल एरिया के कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, लेकिन अगर इसमें एक फैक्टर हम कंसिडर करें, जैसे वाइसलर ने इसमें फूड का कैरेक्टर कंसिडर करा था, फूड के बेसिस पे उसने डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एरियाज को डिफाइन करा था। लेकिन अदर फैक्टर्स अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये कल्चरल एरिया का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वाइड भी हो सकता है, और इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करना या डिफरेंट कल्चरल एरियाज को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को कल्चर एरिया के कंसेप्ट इसको कॉम्प्लिकेट करता है। सेकंड, जो इन्होंने एज एरिया का कंसेप्ट दिया था वो आज के टाइम में अपनी रेलेवेंस को लूज कर चुका है, क्योंकि एज एरिया का कंसेप्ट कहता है कि जितना ज़्यादा डिफ्यूजन उस कल्चर का जितने ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में फैला होगा उतना ज़्यादा वो पुराना होगा। लेकिन आज के टाइम पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एनहेंस हो चुका है कि कोई भी कल्चर चाहे कितना भी नया क्यों ना हो, वो विद इन सेकेंड्स वो वाइड जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड आउट कर सकता है। आइए अब इसके बाद देखते हैं इन जो भी हमने पढ़ा उसको नोट्स से रीड आउट। चलिए, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन हमने शुरू करा है, जो बताता है कि कोज बताता है सबसे पहले तो कि डिफ्यूजन किस वजह से होता है। तो डिफ्यूजन के कोज ये बताता है वो माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, अडेप्टेशन की वजह से भी हो सकता है। फिर ये कल्चरल एरिया अप्रोच देता है। कल्चरल एरिया इज अ जियोग्राफिक जोन हैविंग अ नंबर ऑफ ग्रुप्स लिविंग टुगेदर एंड ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स शो सिमिलैरिटीज। कल्चर की सिमिलैरिटीज ये दिखाते हैं ये जो ग्रुप्स होते हैं व्हेन दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। ओटी मैसन ने फर्स्ट ये वर्ड दिया था कल्चरल एरिया अप्रोच का। ओटी मैसन फर्स्ट use the word, but Weisler used it in a detailed manner. Cultural area can be delineated on the basis of various criteria like food area, textile area, etc. लेकिन वाइजलर ने food area का यूज करा था। वाइजलर identifies various cultural areas in America, और इसमें इसने food को एक कल्चरल ट्रेट लिया था जिसकी बेसिस पे इन्होंने बहुत सारे कल्चरल एरियाज डिफाइन करे थे। सबसे पहले इन्होंने पूरे अमेरिका में 10 नॉर्थ अमेरिका में कल्चरल एरिया आइडेंटिफाई करे थे, 4 साउथ अमेरिका में और एक कैरिबियन में, जिसको बाद में इन्होंने सिंप्लीफाइड करके 8 में कन्वर्ट कर दिया था। और वो 8 फूड के बेसिस पे ऐसे हैं। ग्रेट प्लेन्स में जैसे बाइसन खाया जाता है, ग्वेंको में ग्वेंको खाया जाता है, नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट में सैल्मन फिश खाई जाती है, कैलिफोर्निया में विल सीड, साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न वुडलैंड में ईस्टर्न मेज, साउथ वेस्ट मैक्सिको एंड पेरू में इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता था, अमेजन रीजन और कैरेबियन में मैनियन, कैरेबन इन एस्किमोस के द्वारा कैरेबन। फिर देयर आर 300 American Indian tribes in America. Every American Indian tribe has its own name and also its myth of origin. तो डिफरेंट थी ये ट्राइब्स। इनको स्टडी करने के लिए बेस इन्होंने लिया फूड, और फूड के बेसिस पे डिफरेंट कल्चरल एरियाज को डिफाइन कर दिया और फिर उनको स्टडी करा। अकॉर्डिंग टू वाइजलर, फूड कैन बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग कल्चरल एरिया। फ्रांसिस बोस अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट क्लार्क विजलर वर अगेंस्ट द 3 स्टेजेस क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या कहा था कि कोई भी जो कल्चर है उसका एवोल्यूशन सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन होता है। तो क्लार्क विजलर और फ्रांसिस बोस जो है वो इस थ्योरी के अगेंस्ट थे। दे क्लासिफाइड कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम जियोग्राफिकल रीजन्स टुगेदर। हेयर द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एरिया केम इनटू बीइंग। सबसे पहले इस वर्ड को दिया था ओटी मैसन ने, और फिर अच्छे से एक्सप्लेन करा था फ्रांसिस बोस और उसके स्टूडेंट क्लार्क वाइजलर ने। नेक्स्ट,
ईच कल्चरल एरिया हैज अ सेंटर विच वाइजलर कॉल्ड कल्चरल सेंटर। ये कल्चरल सेंटर है, ठीक है। एक कल्चरल सेंटर में सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कि कल्चरल ट्रेड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे जैसे इस कल्चरल सेंटर से दूर जाते जाते हैं तो उन कल्चरल ट्रेड्स की जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। कल्चरल सेंटर कंट्रोल द एंटायर एरिया पॉलिटिकली, socially and economically. Cultural center is the place from where cultural traits typically appear. So here applies the theory of distance decay. वही कि जैसे जैसे कल्चरल सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो कल्चरल ट्रेट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। इट इज नॉट दैट कल्चरल ट्रेट्स डिफ्यूज विद इन द सेम एरिया, रादर दे स्प्रेड फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर विच हैज इट्स ओन कल्चर एंड इट्स ऑन कल्चर एज वेल। तो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कल्चरल ट्रेड्स जो हैं वो डिफ्यूज होते हैं और उन एरियाज में भी अपना खुद का कल्चर होता है। तो ये मूवमेंट दिखा रहा है, एक कल्चरल एरिया है वो दूसरे कल्चर एरिया से अपने जो ट्रेड्स को है वो डिफ्यूज करता है, और ऐसा वर्ल्ड में हर जगह चलता है और हर एरिया का अपना एक कल्चर होता है। फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एज एरिया। इट सेज दैट इफ अ कल्चरल ट्रेट इज फाउंड इन वाइडर एरिया इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट हैज डिफ्यूज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। इसका मैंने आपको क्रिटिसिज्म में बताया था कि आज के टाइम में रेलिवेंस खत्म हो चुका है क्योंकि कम्युनिकेशन के मीन्स एंड मोड्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि जो डिफ्यूजन किस टाइम पे पर्टिकुलरली हुआ है। लेसर द डिस्ट्रीब्यूशन न्यूअर द एलिमेंट, ये एज एरिया का कंसेप्ट कहता है। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस नेचुरली एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। इन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट ने डिफ्यूजन को दो मेथड बताए हैं, नेचुरली एंड ऑर्गेनाइज। नेचुरल जो होगा वो अपने आप से होगा, वो स्लो पेस पे होगा, वो नेचुरली स्लोली होगा। वो जैसे कि मेज कल्चर जो है यूएस में मैक्सिको से आया था तो वो नेचुरली आया था। दूसरा जो मेथड होता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होता है इवेंट्स लाइक वॉर एंड इन्वेजन की वजह से जो डिफ्यूजन है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा और इसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि ये इंस्टेंटली किसी एक रीजन की वजह से हुआ होगा। फिर हमने देखा था यहाँ का थिंकर एल्बर्ट क्रॉबर। एल्बर्ट क्रॉबर वाज इंटरेस्टेड इन मैक्रो चेंजेस, सो ही डिडंट यूज द कल्चर एरिया, रादर ही बिगेन विद सम आइडियाज रिगार्डिंग राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। He said that civilization is a culture complex and emerges from a lot of borrowing from other cultures. Different cultures are carried forward, they evolve into civilization and reaches the final point called as cultural climax. तो एक एरिया है जो बहुत सारे एरिया से कल्चर्स को बोरो करता है, बोरो करके वो सिविलाइज्ड कल्चरल एरिया बन जाता है, और जब वो सिविलाइज्ड कल्चर एरिया बन जाता है उसके बाद वो बोरोइंग को बंद कर देता है, इसके बाद इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो यही क्रैबर ने कहा था, when it reaches at its climax it becomes hostile to incoming new cultural traits and further progression almost stops. It becomes stationary and a closed system. The outcome is that civilization declines of that particular culture. Hence Kroeber says diffusion is exceedingly important for building a civilization. ऑल्सो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ कल्चर कन्फिग्रेशन, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो कल्चर कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि किसी एरिया का जो कल्चर है उसके अंदर कल्चर जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज है, ये कल्चर कन्फिग्रेशन बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर ऑफ कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक। सुपर ऑर्गेनिक का मतलब है कि कल्चर के नेचर, कल्चर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वो भी कल्चर का पार्ट है। इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग्स, लेक्स, रिवर, माउंटेन्स एक्सेट्रा, इन दोनों के मिक्सचर से कोई भी है कल्चर बनता है, तो कल्चर सुपर ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर। और इस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मिक्सचर और प्लस इनकी इंट्रैक्शन के बाद कोई कल्चर फॉर्म करता है। फिर इस स्कूल ऑफ थॉट की क्रिटिसिज्म की बात करें, मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेल्ट दैट द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एरिया इज स्टैटिक, इट डज नॉट हैव वाइड vast historical depth and sometimes too narrow because culture was constructed on the basis of food. If other factors were taken into account, it would change the composition. तो कल्चर एरिया का कंसेप्ट को ये स्टैटिक मानते हैं कि अगर थोड़े से चेंजेस आए तो ये कंसेप्ट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ एज एरिया वाज रेलिवेंट एट दैट टाइम बट नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस क्योंकि एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आज के टाइम पे आ चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट। एंड